हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं टॉपिक एरिया वेक्टर क्या होता है। अच्छा, एरिया तो निकालना सबको आता है। किसी भी शेप का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है, जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, ओके, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। इस तरह से आपका होता है एरिया। लेकिन अब यहाँ पर क्लास 12th में इसके अकॉर्डिंग आपको ये जान लेना है, आपको पढ़ना है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि एरिया में भी डायरेक्शन होता है। वो देखिए यहाँ पर कैसे। अच्छा, एरिया वेक्टर को ब्रीफली अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमारा काम है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज एन एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है पहला। फिर आपसे बोला गया है, हाउ डू वी स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ प्लानर एरिया वेक्टर, और किस तरह से हम लोग एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे, शो करेंगे। ओके, इसके बाद सबसे पर बोला गया है, हाउ डू वी एसोसिएट अ वेक्टर टू द एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस। फिर बोला गया है, अच्छा देखिए, पहले वाले में बोला गया है कि एक प्लेन सरफेस पर हम लोग कैसे एरिया वेक्टर को इंडिकेट करेंगे। और फिर बोला गया है, जो इसका तीसरा पार्ट है, कि अगर हमारे पास एक कर्व सरफेस है, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, ओके, कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस पर कैसे एरिया वेक्टर को इंडिकेट करना है। तो अब देखिए, इस तीनों क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही आराम से आपको समझना है। एक भी पॉइंट आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पहले समझिए, इसके बाद से इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आराम से आप कॉपी करिएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहले यहाँ पर लिखा व्हाट इज एन एरिया वेक्टर। चलिए देखिए फिगर में, यहाँ पर ध्यान से मैंने यहाँ पर मान लिया कि मेरे पास एक प्लेन है, ये मैंने मान लिया ऐसे करके। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक यहाँ पर प्लेन है, और इस प्लेन का मैंने नाम डाल दिया ए बी सी और डी। ये हमारा हो गया प्लेन। अच्छा, अगर ये एक प्लेन है तो अभी इसका कोई ना कोई एरिया होगा ना। मैंने मान लिया कि इसका जो एरिया है वो ds है। ds का मतलब क्या? एस फॉर सरफेस एरिया, ds का मतलब स्मॉल सरफेस एरिया। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि जो इसका सरफेस एरिया है, या फिर एरिया कह सकते हैं आप, वो कितना मान लिया मैंने? ds यहाँ पर है सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड, यानी उसकी वैल्यू। ठीक, अब हम क्या करें कि अगर अब हम इस प्लेन पर, अगर इस पूरे ABCD जो हमारा एरिया दिख रहा है, इस एरिया पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, ओके, नॉर्मल अगर मैं इस पर ड्रॉ कर दूँ, देखिए कैसे। मैंने मान लिया यहाँ पर इस फिगर में कि ये नॉर्मल है। इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, और ये जो आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर ना, ऐसे करके, अब इस परपेंडिकुलर की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी ना। हर एक चीज़ की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो इस परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन है वो मैंने मान लिया यहाँ पर एन कैप। यहाँ पर एन कैप क्या है? अच्छा, किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लग गया है, जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है ए वेक्टर और यहाँ पर लिखा है ए कैप, दोनों में अंतर आपको पता ना, 11th क्लास में पढ़ा था आपने। इसका मतलब होता है कि वेक्टर है, इसके अंदर तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं। आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, के कैप। इन तीनों में से तीनों साथ में हो सकते हैं, या फिर दो हो सकता है, या फिर एक हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर वेक्टर हटा के अगर यहाँ पर कैप लगा देते हैं, इसको पढ़ते हैं कैप। अगर ए कैप है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर या तो आई कैप होगा, या तो यहाँ पर जे कैप होगा, या तो इसकी वैल्यू में के कैप होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, यानी कि ये आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। वैसे मैंने यहाँ पर मान लिया एन कैप, यानी कि अगर किसी भी प्लेन का, अगर आप प्लेन पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा ना कोई एक डायरेक्शन वो इंडिकेट करेगा। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या मान लिया? वो एन कैप। तो एन कैप यहाँ पर क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ओके, अब ये एन कैप या तो आई कैप हो सकता है, या फिर जे कैप हो सकता है, या फिर के कैप हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है वो। और इतना करने के बाद अगर अब मैं इसके एरिया में इस कैप को अटैच कर दूं, जोड़ दूं, तो ये हमारा बन जाएगा एरिया वेक्टर। देखिए कैसे, ds वेक्टर। ds वेक्टर का मतलब क्या हुआ? एरिया वेक्टर। ds यहाँ पर क्या है? सिर्फ एरिया है, और यहाँ पर वेक्टर लग गया, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे आएगी? इज इक्वल टू ds एन कैप। ये हमारा आंसर आ गया।
फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। ये हमारा बन गया, यही हमारा है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर केवल आपको समझना है, फिर इसी को अपनी ओन लैंग्वेज में आपको लिखना है। अब देखिए आपको मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मैंने मान लिया एक 3D फिगर मानता हूँ, 3D फिगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में बना हुआ फिगर है। मैंने ऐसे करके मान लिया यहाँ पर, ये मैंने मान लिया। चलिए इसको अच्छे से बना देता हूँ। ये मैंने मान लिया ओरिजिन है, ये मैंने मान लिया जेड एक्सिस, इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस। 3D में आप किसी को कहीं भी मान सकते हैं, आपके मानने पर एक्सिस आप कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये पूरा 90 होगा, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90, वाई और जेड के बीच का एंगल 90। अब मैंने मान लिया कि इसमें मेरे पास एक प्लेन है, ये ऐसे करके मैंने मान लिया इसका नाम ए बी सी और डी। मैंने मान लिया कि जो मेरा यहाँ पर जो सरफेस बना है यहाँ पर, या फिर जो हमारा एरिया है, सरफेस एरिया इज इन एक्स वाई प्लेन। कहाँ पर बना है ये? एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है। तो अब बताओ, अगर आप इस फिगर को देखकर कि अगर हमारा ए बी सी डी जो प्लेन है, ये हमारा 2D है ना, ए बी सी डी एरिया, अगर ये एक्स और वाई एक्सिस में बना हुआ है, तो कॉमन सी बात है कि अगर हम इस पर परपेंडिकुलर या फिर अगर हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो किस तरफ जाएगा? अलोंग टू जेड एक्सिस। अब उसकी दो पॉसिबिलिटी, therefore its normal is in the direction of z एक्सिस, या तो प्लस में या तो माइनस में। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? या तो आएगा k कैप या फिर कितना आएगा? माइनस k कैप। मैं आपको यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि x में क्या आता है? i कैप, y में क्या आता है? j कैप और z में क्या आता है? k कैप। तो या तो इसको नॉर्मल ऐसे करके बाहर की तरफ आएगा जेड एक्सिस में, या तो इसको नॉर्मल जेड एक्सिस में कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा। तो जब बाहर आएगा तो कैसा होगा? प्लस का k कैप। अंदर जाएगा तो कैसा होगा? माइनस का k कैप। अब आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैंने मान लिया कि जो इसका एरिया है, मान लिया मैंने कि ये साइड है, मान लीजिए a। चलिए नंबर ले लेता हूँ। साइड की वैल्यू है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी मैंने मान लिया कि ये भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो समझ गए ना आप, ये क्या है? स्क्वायर है, साइड सारी सेम है। इस कंडीशन में जो इसका एरिया आएगा वो कितना आएगा? इसका एरिया साइड स्क्वायर 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इसका एरिया है। लेकिन ये इसका एरिया है, यानी कि इसको हम बोलेंगे कितना? ds। मान लिया मैंने स्मॉल वैल्यू मान लिया, तो यहाँ पर जो इसका एरिया है ds, वो यहाँ पर कितना आ रहा है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसी कंडीशन पे, नाउ इन दिस कंडीशन, इसी कंडीशन में जो इसका एरिया वेक्टर होगा उसका सिंबल यहाँ पर क्या बनेगा? ds वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखिए यहाँ पर लिखा था ds में n कैप लगाना है, तो ds का मतलब 16 यानी कि 16, और n कैप का मतलब किस तरफ उसका नॉर्मल जा रहा है। तो या तो प्लस का k कैप या तो माइनस का k कैप। तो इसका आंसर या तो क्या आएगा? प्लस 16 k कैप या फिर और माइनस 16 k कैप। कम खत्म। देख रहे हैं ना आप? तो इस तरह से आपको एरिया वेक्टर को डिराइव करना है। मान लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर यही हमारा 2D फिगर या फिर यही हमारा एरिया अगर x और z में बना होता, x z एक्सिस में, तो जो इसका होता परपेंडिकुलर वो कहाँ जाता? तब y एक्सिस में। y का मतलब या तो प्लस j या तो माइनस j। ऐसे ही अगर यहाँ पर होता x और y और z एक्सिस में बना होता, y और z में अगर बना होता कोई भी एरिया, तो उसका परपेंडिकुलर कहाँ जाता? x एक्सिस में। तो इसके एरिया में या तो आता प्लस आई कैप या तो क्या आता? माइनस का आई कैप। ये हमारा क्लियर हो गया एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर तो आप समझ गए सब कुछ देखकर, पर एग्जाम में इसको नोट्स कैसे दिखाएंगे आप, इसको कैसे आप नोट में प्रेजेंट करेंगे, तो वो देख लीजिए। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इसका आंसर मैं एरिया वेक्टर
मैं इतने में यहाँ पर आपको इस पार्ट में आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ इसकी डेफिनेशन। द परपेंडिकुलर और नॉर्मल drawn to the surface area or plane indicates the area वेक्टर। ये इसकी सिंपल सी होगी डेफिनेशन। तो अगर एग्जाम में आएगा तो पहले आपको डिफाइन करना है, फिर आपको ये दिखा देना है इसका फिगर। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला फिगर है। इसके बाद से आपको एक दिखाना एग्जांपल, ये प्रॉपरली हमारा सॉल्व हो जाएगा। एरिया वेक्टर क्या होता है और किसी भी प्लेन के एरिया वेक्टर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इसका तीसरा पार्ट है, हाउ डू वी एसोसिएट अ वेक्टर टू द एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस, इसको हम कैसे यहाँ पर दिखाएंगे, मैं यहीं पर आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, नोट NOT नोट। देखिए नोट में यहाँ पर अगर कोई कर्व सरफेस एरिया है तो कर्व सरफेस एरिया में एरिया वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग उस पूरे कर्व सरफेस एरिया में एक स्मॉल पार्ट एज्यूम करते हैं DS, और हम लोग उस स्मॉल पार्ट पर हम लोग एक ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। वो नॉर्मल इंडिकेट करता है एरिया वेक्टर को। ऐसे करके अगर हम जितने भी स्मॉल पार्ट मानेंगे सबका एरिया वेक्टर में क्या आएगा, अलग अलग डायरेक्शन में आएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको फिगर दिखा रहा है, इसमें कोई भी कर्व दिखा दे सरफेस, आप कोई भी कर्व सरफेस दिखा सकते हैं आप, और इसमें फिर आपको एक स्मॉल सा पार्ट लेना है। मैंने मान लिया ऐसे करके, ये मैंने एक स्मॉल पार्ट मान लिया। इस पूरे का एरिया मैंने मान लिया कितना है, S है। S यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका होगा एरिया DS, और इस पर मैंने ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल। ये देखिए ऐसे करके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका DS वेक्टर। ये हमारा क्या बन गया, इसका N कैप, नॉर्मल की तरफ इसका यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा प्रॉपरली बन गया फिगर। यानी कि थर्ड वाले पार्ट में केवल आपको फिगर इंडिकेट करना है, और उसमें आपको क्या बताना है, अगर कोई कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है, कर्व सरफेस दे रखा है, और तब अगर उसका नॉर्मल वेक्टर अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे करना है, उसमें आप स्मॉल पार्ट एज्यूम करना है आपको, और स्मॉल पार्ट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऐसे करके यहाँ पर और ढेर सारे भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और फिर जो आपका नॉर्मल ड्रॉ होगा वो आपका बन जाएगा एरिया वेक्टर। ओके, तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है एरिया वेक्टर का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको प्रॉपरली अच्छे से आप पॉइंट वाइज पूरा कॉपी कर लीजिए, और इसमें पूरा ऐसे ही नोट आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके स्कूल में टेस्ट में आपको प्रेजेंट करना है। कॉपी कर लीजिए इसे अच्छे से। अब देखिए एरिया वेक्टर तो आपने जान लिया ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत ध्यान से आप समझना, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपके 12th एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका ICSE बोर्ड हो, चाहे वो आपका CBSE बोर्ड हो, चाहे वो आपका UP बोर्ड हो। ओके, कंप्यूटर लेवल पे भी इसका बहुत यूज होता है, और इससे हम लोग बहुत आसानी से गॉस थ्योरम से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो गॉस थ्योरम आपको तब समझ में आएगा जब आपको प्रॉपरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट और इसका एंगल आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझते हैं, पहले पूरा काम छोड़ के पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझिएगा, उसके बाद से आराम से कॉपी करना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। पहली बात तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, FLUX। फ्लक्स का मतलब होता है हाई डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मैंने मान लिया कि मेरे पास एक प्लेन है, ये मैंने मान लिया एक सरफेस है, और आप एज्यूम कर लो कि मेरे राइट हैंड, यानी इस तरह से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ खूब सारी लाइंस यहाँ पर पास हो रही हैं, और उसमें मैं इस सरफेस को ऐसे रख दे रहा हूँ, तो क्या होगा, लाइंस इसके आर पार जाएंगी ना। और अगर मैं इसको हल्का सा घुमा दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, मोशन में लाकर उसको मैं अगर थोड़ा सा रिवॉल्व कर दे रहा हूँ, तो अब लाइंस कम जाएंगी। ऐसे कर दूंगा तो क्या होगा, ऐसे कर दूंगा तो लाइंस बहुत कम हो जाएंगी। फिर जब ये घूम के आपको दिख रहा ना फिगर, फिर अगर ऐसे हो जाएगा पूरा ऐसे करके, तो फिर से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इट, तब वहाँ पर क्या होगा, और ढेर सारी लाइन पास होना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब क्या, कि जब इस पर बहुत ढेर सारी लाइंस पास हो रही हैं तो हम कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है। और जब ये हमारा इस वाली था पोजीशन में, तो
तो इस पोजीशन पर इसके आर पार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो मैंने आपको बताया था, जो एरो पास हो रहा है वो एरो कम क्वांटिटी में पास होगा, 5 6 7 ऐसे करके, तो वहां पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। और जब ऐसे हो रहा है तो भाई मान लिया मैंने 50 60 लाइंस आर पार जा रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ज़्यादा है। ये तो आपको बता दिया मैंने एक फिगर से। ओके, आपको डेमो दिखा दिया। अब देखिए इसको जरा आप प्रॉपरली फिगर में देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले हम समझेंगे और इसके बाद अपनी ओन लैंग्वेज में आपको मैं डिफाइन कर दूंगा इसको, जैसा आपको नोट चाहिए और बोर्ड एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सरफेस है, ये मैंने मान लिया। चलिए मैंने ये मान लिया कि मेरे पास एक सरफेस है, नाम डाल दे रहा हूँ इसका ए बी सी और डी, ये सरफेस है और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि वहाँ पर ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने उसके बीच में अगर सरफेस को रख दिया है तो इसके आर पर लाइंस पास होंगी। देखिए ध्यान से, कुछ लाइंस ऐसे होंगी, क्लियर। ये मैंने मान लिया कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने दिखा दिया यहाँ पर ई वेक्टर से। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिया मैंने ई वेक्टर से, और ये लाइंस कुछ ऐसी लाइंस है जो इसको आर पार जा रही है, इसको कट करते हुए इसको आर पार जा रही है। ये आपको दिखाया मैंने फिगर, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको अच्छे से। ओके, ये पूरा देखिए लाइंस आर पार जा रही है ना। अब अगर मैं काउंट कर रहा हूँ अपने वॉच से, मैं काउंट कर रहा हूँ कि 1 सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके यूनिट एरिया से, यूनिट का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, इस सरफेस के 1 मीटर, ध्यान से हमारी बात सुनना, इस सरफेस के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में कितनी लाइंस पास हो जा रही हैं। और मैंने काउंट किया कि 1 2 3 4, कितनी, 4 लाइंस हैं जो 1 सेकेंड में इसके 1 मीटर स्क्वायर या फिर यूनिट एरिया से पास हो रही हैं। वो कितनी है, 4 लाइंस हैं ऐसी। तो हम कहेंगे कि इसका जो इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, 4। बस यही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आई होप कि आपको बहुत ही क्लियर से अच्छे से आपको आ गया होगा। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कहने का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया पर सेकेंड पर यूनिट स्क्वायर। ओके, मतलब क्या, किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाती हैं, आर पार चली जाती हैं, उनके नंबर को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो आपका हो गया डिफाइन। चलिए पहले इसको मैं लिख दे रहा हूँ, फिर इसके बारे में आपको बता रहा हूँ और कुछ की पॉइंट्स। देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, पर यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पर सेकेंड, फुल स्टॉप। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ऑफ a given surface। किसी भी प्लेन, चाहे किसी भी सरफेस से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाती हैं उसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद से आगे देखिए यहाँ पर द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय फाई। क्या होता है सिंबल इसका, फाई। देखिए वो दिख रहा है ना, यहाँ पर 0 बना के एक लाइन आप ड्रॉ कर दो, बस इसको बोलते हैं फाई। ठीक,
अब देखिए जरा, ये तो आपको हो गया डिफाइन हो गया, सिंपल मालूम हो गया। अब इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, यूनिट, डायमेंशन, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। पहले यहाँ पर देखिए आप, अच्छा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया फिगर में, और अब यहाँ पर ये तो डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और मैंने मान लिया कि जो इसका नॉर्मल है, चलिए यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, जो इसका नॉर्मल है ये भी इसका नॉर्मल ऐसे ही है, इसी डायरेक्शन में मान लिया मैंने इसको नॉर्मल है जी, मैंने मान लिया क्या है नॉर्मल, डॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है आपको, मैं यहाँ पर डॉट से दिखा रहा हूँ, अलग से आपको दिखेगा, दिख रहा है डॉट ना, नॉर्मल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्मल के डायरेक्शन में ही जा रही हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए कि इस कंडीशन में यहाँ पर थीटा कितना होगा, क्या थीटा मतलब एंगल कितना होगा। अब आप पूछेंगे सर थीटा है क्या यहाँ पर, तो भाई मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया कि यहाँ पर थीटा क्या है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल है। तो आप यहाँ पर प्रॉपरली फिगर देखो और फिगर देख के बताओ कि इस पूरे फिगर में थीटा कितना होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जिस तरफ नॉर्मल है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या तो उसके ऊपर से जाएंगी या तो पैरेलल जाएंगी, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो इस कंडीशन पर एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है। अच्छा एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, 0 डिग्री, यानी कि इस कंडीशन पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इस फिगर के लिए फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर फॉर्मूला इसका बन जाएगा फाई इज इक्वल टू ई फॉर एरिया, ई और ए। मैंने यहाँ पर मान लिया कि जो इसका एरिया है, यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको मैं, जो इसका एरिया है वो मैंने कितना मान लिया, ए है इसका एरिया, तो ई ए कॉस थीटा, ये इसका होता है फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखा है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द सरफेस इज प्लेस्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस को रखा गया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, न्यूटन पर कूलॉम इसकी होती है यूनिट ई की। ए यहाँ पर क्या है, उस गिवन सरफेस का एरिया, और यहाँ पर कॉस तो आपको मालूम ही है, रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन कॉस और टेन। तो यहाँ पर कॉस आता है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और जो उसका नॉर्मल है उन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अच्छा मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, और ध्यान दीजिएगा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कैसे बता रहा हूँ आपको मैं अभी, ये कैसे हो गया, आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला सिंस 11th क्लास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम कहते हैं ए बी कॉस थीटा, पढ़ा है ना फॉर्मूला आपने। अगर दो ए और बी अगर दो क्वांटिटी हैं और दोनों अगर क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके बाद अगर कॉस लगा है तो कॉस थीटा हटेगा तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, डॉट। और अगर दो ए बी के बाद अगर साइन थीटा लगा है, क्या लगा है, साइन थीटा, तो अगर साइन थीटा हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्रॉस। दो तरह के होते हैं प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है ना। तो यहाँ पर cos थीटा को मैंने हटा दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ध्यान रखिएगा ई और ए दोनों की दोनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ए यहाँ पर ए वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर एरिया वेक्टर। क्लियर है ना। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब इसी में आपको दिखाना है इसका एक और नोट देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो इतनी सिंपल लैंग्वेज तो नहीं, या फिर इस लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर शायद आप पढ़ भी लें, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में अगर बहुत अच्छे आपको मार्क्स अटेंड करने हैं, चाहे कोई बोर्ड हो आपका, सीबीएसई एसएससी या यूपी बोर्ड हो, कुछ भी हो, तो उसमें आपको अलग से कंटेंट दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपने अलग से कंटेंट नहीं दिखाया तो वो इंप्रेशन आपको नहीं मिल पाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद आपको दिखाना है नोट में देखिए यहाँ पर क्या दिखाना है। इसी फिगर को मैं ऐसे यहाँ पर ट्रीट कर रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ देखिए ध्यान से। मैंने ये मान लिया कि मेरे पास ये सरफेस है,
चलिए नाम डालता हूँ वही वाला, A B C और D। क्लियर है। और अगर अब क्या हो रहा है, अब इसको अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसे रखा है ना कि इसका अगर ये नॉर्मल है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल की तरफ नहीं आ रही हैं। यहाँ पर क्या था, जिस तरफ नॉर्मल उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस तरफ नॉर्मल है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ना आए तो क्या होगा, मतलब कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कुछ ना कुछ बन जाए। वो देखिए कैसे। अब मैंने माना कि लाइंस ऐसे जा रही है, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, दिख रहा है आपको ध्यान से ना, देखिए। अब हमने मान लिया इस तरह से लाइंस जा रही हैं, तो इस कंडीशन पे देखिए ध्यान से कि जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा। ध्यान दीजिए, फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर ई वेक्टर लिख दिया मैंने। अब देखिए बहुत ध्यान से मेरे साथ फिगर देखिए, ई वेक्टर ये दिख रहा है लाइन ना, ये ई वेक्टर है और ये क्या है, नॉर्मल है। तो इस बार ई वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, उन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो जीरो है क्या, नहीं है। इस बार थीटा की वैल्यू थीटा ही है। अब इस थीटा की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है ना, 30, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ओके, अच्छा अगर हम बात करें इस कंडीशन के लिए, तो इस कंडीशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, इस कंडीशन के लिए जहां पर एंगल कितना 0 डिग्री है, तो यहाँ के लिए फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, फाई की वैल्यू सिर्फ ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आ गया आंसर, ई ए। क्लियर हो गया ना। और यहाँ पर ऐसे, अब इसी में आप दिखा देना फॉर स्मॉल सरफेस एरिया। मैंने मान लिया, चलिए इसको ऐसे कर दे रहा हूं, अगर सरफेस एरिया बहुत छोटा है तब क्या होगा, सरफेस एरिया अगर बहुत छोटा है तो उस कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। वैसे सिंबल क्या होता है फाई, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की छोटी वैल्यू को दिखाएंगे डी फाई। यहाँ पर क्या होगा हमारा, डी फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा। ओके, और जहां पर लिखा ना ए, वहां पर हो जाएगा डी ए। कुछ बुक में जहां जहां मैं ए ले रहा हूँ, कुछ बुक में वहां एस है, और जहां पर मैं ले रहा हूँ डी ए यानी स्मॉल एरिया, वहां डी एस है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके एज्यूम करने पर आप जो मान लो, ई डी ए कॉस थीटा। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। आप चाहो तो यहाँ पर कॉस थीटा को हटा के क्या लगा दो, वेक्टर, कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा हमारा हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा डिफाइन हो गया। अब इसके बाद इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो, तो आपको बता दूं मैं इसका डायमेंशन और इसकी यूनिट। चलिए इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए प्रॉपरली, जल्दी से। ओके, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए इसके बाद, अब आपको मैं बता रहा हूँ इसी में इसकी यूनिट और डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए ध्यान से। सबसे पहले किसी भी क्वांटिटी की जो यूनिट होती है या फिर किसी भी क्वांटिटी की अगर डायमेंशन फाइंड करते हैं तो कहाँ से फाइंड करते हैं, उसके फॉर्मूले से। तो पहले यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, यहाँ पर सिंस वी नो दैट फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ओके, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर ले लिया। अब यहीं से हम करेंगे देयरफॉर यूनिट ऑफ फाई इज इक्वल टू, कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है ई यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलॉम, तो लगा दिया मैंने यहाँ पर न्यूटन पर कूलॉम इनटू, फिर यहाँ पर लिखा है ए यहाँ पर क्या एरिया है, तो भाई एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, किसी का भी एरिया हो किसमें होगा मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ गया मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा यानी किसी भी साइन या कॉस या टेन का जो रेशियो होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ पर इस कॉस थीटा की यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं आएगी। और इसको मैं प्रॉपरली सॉल्व कर ले, तुम्हारा आ जाएगा न्यूटन
मीटर स्क्वायर कूलॉम -1। कैसे? अपॉन में सी है, सी की पावर 1 ऊपर लाएंगे तो बन जाएगा -1। क्लियर है ना यहाँ पर? अब इसके बाद देखिए यहाँ ध्यान से, ये हमारा हो गया यूनिट हो गया। अच्छा एक और आपको बता दूं इसमें, और आप चाहो तो इसकी यूनिट एक और कर सकते हो, वो आपको दिखा रहा हूँ कैसे। एक तो ये भी हो गया, और देख लो एक और होता है इसका यूनिट, कंफ्यूज मत होना दोनों से, दोनों ही इसकी होती है यूनिट। या तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, ध्यान देना, यूनिट ऑफ, और दोनों ही आपको सीखना है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट ऑफ फाई इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये भी होती है वोल्ट पर मीटर, आप पढ़ोगे अभी से भी, वोल्ट पर मीटर भी होती है। अभी आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक है तो उसमें आप इसे कवर कर लोगे, तो अभी के लिए आप जस्ट लर्न कर लो, वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। तो अगर मैं अब ई की प्लेस पर लगा दूं वोल्ट पर मीटर इनटू, फिर यहाँ पर ए का मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसके हिसाब से यह आएगा, और इसके हिसाब से आंसर देखिए यहाँ पर क्या आता है, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा की कोई भी यूनिट नहीं होगी, सॉल्व कर लेंगे पूरा इसे, तो आ जाएगा यहाँ पर फाई की वैल्यू वोल्ट, मीटर स्क्वायर से, मीटर स्क्वायर में कट करेंगे हम लोग मीटर से, तो हमारा आएगा वोल्ट मीटर। ये भी हमारे साथ में बन गया, और एक हमारा ये भी बन गया, ये भी राइट है और हमारा ये भी राइट है, दोनों ही यहाँ पर यूनिट हमारे सही है, ठीक। इसको वैसे हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट, ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, एसआई यूनिट होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम कवर करते हैं इसका डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ फाई, चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ फाई ई। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई बोलो आप, या फिर ऐसे लिख दो फाई ई, दोनों ही राइट है। वैसे आप फाई ई भी लेके चल सकते हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में दो फ्लक्स हैं, एक है मैग्नेटिक फ्लक्स और एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे फाई बी, बी फॉर बॉय वाला, फाई बी, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर फाई लिखो, चाहे आप फाई लिखो, मैं यहाँ पर ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। डायमेंशन देखिए यहाँ पर कैसे फाइंड करने वाले हैं इसका हम लोग, फॉर्मूले से। फॉर्मूला यहाँ पर क्या देखिए, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, फाई का फॉर्मूला यहाँ पर होता है ई ए कॉस थीटा। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर डायमेंशन देखिए हमें कैसे डायमेंशन फाइंड करते हैं हम लोग इसको, डायमेंशन ऑफ फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है ई का होता है न्यूटन पर कूलॉम। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ई का होता है न्यूटन अपॉन कूलॉम। तो भाई न्यूटन यहाँ पर लिख दिया मैंने, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, देखिए एन फॉर होता है न्यूटन, और न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ये होती है। और कूलॉम चार्ज, कूलॉम का मतलब चार्ज, चार्ज की होती है ए और टी, तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, एम एल टी माइनस टू अपॉन ए टी। ध्यान रखिएगा डायमेंशन को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में ही कवर करते हैं, इनटू, फिर यहाँ पर लिखा ए का होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का होता है यूनिट मीटर स्क्वायर, और मीटर का डायमेंशन होती है एल, तो L2 हो गया यहाँ पर कितना हो गया, L2 हो गया। कॉस थीटा की ना डायमेंशन होती है और ना ही होती है, इसकी यूनिट होती है। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से कितना आएगा, इसको पूरा कॉपी कर दो ऊपर वाले को, एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पर क्या है साथ में L2, और इसको ऊपर लाओ, ए टी को ऊपर लाओगे ना, तो अभी यहाँ पर पावर कितनी है दोनों की, 1 पावर है, ऊपर लाओ तो क्या बन जाएगा -1, यहाँ पर आएगा ए की पावर -1, टी की पावर -1। प्रॉपरली सॉल्व कर लो भाई सभी को। एम यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 टाइम है, तो एम ऐसे लिख दिया मैंने, एल की पावर 1, एल की पावर 2, तो 2 और 1 3, मल्टीप्लाई पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो 2 1 3, और यहाँ पर एल नहीं है तो ml3, ओके। टी की पावर -2, टी की पावर -1 बन जाएगा टी की पावर -3, और ए की पावर -1 सिंगल, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से एक और यूनिट आपके यहाँ से फाइंड हो जाएगी आपको, आप चाहो तो यहाँ से डायमेंशन तो आपको निकल आया, यहाँ से एक और यूनिट आ सकती है जो कि कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, देखिए वो क्या है, एम फॉर केजी डैश, एल का मतलब होता है मीटर, मीटर की पावर 3, डैश, डैश का मतलब मल्टीप्लाई, ओके। यूनिट में डैश का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। टी का मतलब सेकंड, सेकंड की पावर -3, और फिर डैश, और ए का मतलब एम्पियर, एम्पियर की पावर -1। ये भी हमारा डायमेंशन हो सकता, सॉरी ये भी हमारा हो जाएगा यूनिट। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर आ जाएगा तो आप बोलोगे नहीं सर ने खाली 2 बताए थे और ये गलत है, ऐसा नहीं है, कंपटीशन में मोस्टली ये भी आ जाता है।
और आप तब तक ये नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको डायमेंशन फाइंड करना नहीं आएगा। मैंने देखिए प्रॉपरली आपको यहाँ पर करा दिया है, इसको प्रैक्टिस करोगे आपको प्रॉपरली अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इसके आगे हम लोग कवर करेंगे गॉस थ्योरम को प्रॉपरली। गॉस थ्योरम को बहुत ध्यान से आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से उसे आप लोग कवर करना, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के बाद गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। ओके, चलिए प्रॉपरली से कॉपी कर लीजिए और फिर आपको हम बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।